हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास से संबंधित जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया, यहाँ पर अंतःक्रिया होगा, का परिणाम है। दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम माता पिता से संतान गुणों का संचरण है। तीसरा ऑप्शन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। चौथा ऑप्शन है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा नंबर, जो कि वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन जो है पूर्णतः गलत है। इसका जो व्याख्या है वो है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, न कि शोधन है। दूसरा प्रश्न है कि सहचर्य के नियम है। ऑप्शंस है पहला वैषम्निक का नियम, दूसरा है समानता का नियम, तीसरा है समीपता का नियम और चौथा ऑप्शन जो है ये सभी। तो ये चौथा ऑप्शन जो है ये सही है, यानी कि सहचर्य का नियम जो है समानता का नियम है, समीपता का नियम है और वैषम्य का नियम है। अगला प्रश्न है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। ऑप्शंस है समायोजन, पहला ऑप्शन है, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है सीखना और चौथा है चिंतन। तो जो इसका सही आंसर है वो जो है सीखना जो है इसका सही आंसर है, यानी कि गेट्स के अनुसार जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये कथन जो है गेट्स का है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शंस है अहंकारी प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, तीसरा है नार्सिज्म की प्रवृत्ति और चौथा है हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो जो इसका आंसर सही होगा वो है तीसरा, जो कि नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति है। यानी कि इसका जो व्याख्या दिया गया है वो है मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार जो है यूनानी पुरानी कथाओं के अनुसार ही जो है स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिज्म की व्याख्या किया जाता है। यानी कि नार्सिज्म का मतलब होता है अपने आप को प्रेम करना, और पौराणिक कथाओं में जो है नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है और वहीं से ये शब्द जो है लिया गया है। इस तरह की भावना जो है शिशु में उच्च स्तर की होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शंस है पहला ऑप्शन है मौसम, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है वातावरण और चौथा है जलवायु। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वातावरण। इसका व्याख्या है कि मार्स एवं विंगो के अनुसार जो है मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। ये कथन किसका है? मार्स और विंगो का। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होता है, या तो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस है पहला है केंद्रीयवर्ती प्रमाप का मान, दूसरा है प्रमाणिक विचलन का मान, तीसरा है सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, चौथा है समूच प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पहला नंबर, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। व्याख्या है इसका कि पूरे आवृत्ति विवरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में
कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वे हमेशा सफल होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, तीसरा है वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, चौथा है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन पहला जो है वे हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। इसका व्याख्या है कि यदि किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है तो बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। इस तरह बालक में प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने तथा कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता पाई जाती है। इस तरह के बालक हमेशा सफल हों यह आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन है, पहला है अरस्तु, दूसरा है प्लूटो, तीसरा है रूसो, चौथा है रॉस। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूसो ने जो है ये कथन दिया था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, यानी कि लगातार जो है इसका अध्ययन करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? इसका ऑप्शन है अध्यापक का, दूसरा है बालक का, तीसरा है अभिभावक का, चौथा है प्रशासक का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है बालक का, यानी कि चाइल्ड सेंटर जो है एजुकेशन सिस्टम अभी हो गया है, इसीलिए बाल मनोविज्ञान में जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो होगा वो बालक का होगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो जो इसका ऑप्शन है वो है पहला निगमनात्मक, दूसरा है आगमनात्मक, और तीसरा है 2 और 1 दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा निगमनात्मक। ये निगमन या आगमन विधि जो कहते हैं वही है, तो इसमें जो है निगमन जो है वो सही होगा। यानी कि निगमन विधि में जो है तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है या नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। नवीन समस्याओं को हल करने की यह सबसे उपयुक्त विधि है। अगला प्रश्न है कि बालक की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सामूहिकता की भावना, दूसरा है पर निर्भरता, तीसरा है धार्मिकता, चौथा है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पहला सामूहिकता की भावना। यानी कि बाल अवस्था में जो है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में जो है सामूहिक भावना की प्रबलता होती है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, तीसरा है कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि की होती है भावना या फिर मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, चौथा है शारीरिक विकास में स्थिरता, पांचवा है रचनात्मक कार्यों में आनंद, और छठा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, और सातवां है रुचियों में परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? यानी कि जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है उसमें किस प्रकार का संवेग प्रकट होता है? पहला है व्यवसाय की समस्या, दूसरा है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, तीसरा है नई परिस्थिति के साथ समायोजन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जिसका सही आंसर है वो चौथा है, यानी कि तीनों तरह का समस्या उसके साथ होता है और जो कि संवेग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 140 से अधिक बुद्धिलब्धि यानी कि IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? पहला ऑप्शन है मंद बुद्धि, दूसरा है मूर्ख, तीसरा है सामान्य बुद्धि, चौथा है प्रतिभाशाली। तो 140 से अधिक IQ वाले बच्चे को जो है प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत रखेंगे। और ये पद्धति जो है यानी कि IQ का जो पद्धति दिया गया था वो टर्मेन के द्वारा 1916 में दिया गया था, और इसमें जो है 140 से अधिक IQ वाले बच्चे को जो है प्रतिभाशाली बच्चे में श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है।
उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, दूसरा है व्रोवो एंड व्रोवो, तीसरा है रॉस, चौथा है स्किनर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। व्रोवो एंड व्रोवो के द्वारा जो है ये कथन दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये बहुत बार ये प्रश्न आया है, सीधा आंसर में चलते हैं। थॉर्नडाइक ने जो है ये जो है सिद्धांत दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, तीसरा है उसे दंडित करना चाहिए, चौथा है इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो जिसका सही आंसर होगा उसे दंडित करना चाहिए, यानी कि ये जो है नहीं करना चाहिए, उसे जो है दंडित नहीं करना चाहिए। ये इसका ऑप्शन सही होगा। व्याख्या है इसका, सीखने की गति हमेशा एक से नहीं होती है, वो अलग अलग समय में बदलता है। सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है। सीखने के पठार का निराकरण करने हेतु सीखने वाले को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सीखने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए तथा उसकी कमजोरी के जो है कारणों को ढूंढकर जो है उसे दूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है, पहला है नतोदर वक्र यानी कि कॉनकेव कर्व, दूसरा है उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स कर्व, तीसरा है मिश्रित वक्र रेखा यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कर्व लाइन, दूसरा है वक्र रेखा नहीं होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उन्नतोदर वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व। इसका व्याख्या है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद यानी कि कमजोर पड़ती जाती है उसे उन्नतोदर वक्र या कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिहीनता का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, दूसरा ऑप्शन है दो व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता होती है, तीसरा है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पहला वाला, यानी कि दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और योग्यता और संवेगात्मक रूप से एक जैसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है, पहला कुसमायोजन का निराकरण करना, दूसरा ऑप्शन है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ऑप्शन 3 है 2 और 1 दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 3 नंबर यानी कि 2 और 1 दोनों सही है, दोनों ही उद्देश्य है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब जो है वो है कुसमायोजन का निराकरण करना और बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित 7 छात्रों का अंक इस प्रकार है: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी? तो ऑप्शंस है, पहला 50, दूसरा है 36, तीसरा है 40 और चौथा है 23। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 40 जो है इसका जो है माध्यिका होगा। अगला प्रश्न है रुचि का संबंध है, पहला है अवधान से, दूसरा है योग्यता से, तीसरा 2 और 1 दोनों से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन 1 जो है अवधान, ये सही आंसर है। यानी कि मनोवैज्ञानिक ब्रो और एवं ब्रो के अनुसार जो है रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है। अगला प्रश्न है कि सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य
परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। ऑप्शन है पहला सीखने का स्थानांतरण, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है भग्नाशा, चौथा है चिंता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है सीखने का स्थानांतरण, यानी कि कोई एक परिस्थिति में सीखा हुआ चीज़ जो है दूसरे परिस्थिति में उसका उपयोग करना, ये जो है सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगला ऑप्शन है, ये प्रश्न है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो है निम्नांकित में से कौन सा है। ऑप्शन है पहला आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है उत्तेजना, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है उत्तेजना जो है इसका सही आंसर है। इसका व्याख्या देखते हैं कि पावला द्वारा प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो है उत्तेजना होता है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है तथा अंत में यह व्यवहार का कारण बन जाती है। अगला प्रश्न है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है। ऑप्शन है पहला वुडवर्थ, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है रॉस, चौथा है ड्राइवर। तो इसका जो सही आंसर है वो है वुडवर्थ ने जो है ये कथन दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने का आंतरिक दशा नहीं है। ऑप्शन है आवश्यकता, पहला ऑप्शन है, दूसरा है उद्दीपन की स्थिति, तीसरा है 2 या 1, चौथा है 2 और 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है उद्दीपन की स्थिति। इसके व्याख्या देखते हैं कि आवश्यकता ध्यान को आकर्षित करने का आंतरिक दशा होती है, न कि उद्दीपक की स्थिति। अगला प्रश्न है कि संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। पहला है मूल प्रवृत्तियों से, दूसरा है आदतों से, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है संप्रत्ययों का निर्माण से। तो जिसका सही आंसर है वो है मूल प्रवृत्तियाँ जो है संवेगों की उत्पत्ति का कारक है। इसका व्याख्या भी थोड़ा देख लेते हैं कि संवेग का संबंध मानव जीवन के भावनात्मक पहलू से है। कैंटोवीज के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होती है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है। उस परिस्थितियों में कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार होता है। व्यवहार की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों के कारण होता है। अब तक कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की पहचान की जा चुकी है। अब कुछ जो है जिज्ञासा, करुणा, वात्सल्य, क्रोध, भय, घृणा, भूख आदि, ये सब जो है प्रमुख मूल प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। पहला है ऑप्शंस में या आवश्यकता, दूसरा है संवेग, तीसरा है भावना, चौथा है प्रत्यक्षीकरण। तो जो इसका सही आंसर है वो है आवश्यकता, यानी कि अभिप्रेरणा के लिए जो है अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका व्याख्या है कि मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक, पहला ऑप्शन है को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, दूसरा यह है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, और चौथा है उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो जो आंसर जो होगा इसका, ये सभी कथन जो है सही है, यानी कि इसमें से कोई भी अगर होगा तो वो सही है। इसका व्याख्या है कि विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को निम्न कार्य करना चाहिए। शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्यय अंतरण का अवसर देना चाहिए,
सौहार्दपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, समायोजन की भावना का विकास करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन है पहला रॉस, दूसरा ऑप्शन है वारन, तीसरा है वैलेंटाइन और चौथा है स्किनर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रॉस। रॉस के अनुसार जो है चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है। अगला प्रश्न है कि कल्पना के विकास के लिए पहला है कहानी सुनना चाहिए, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, तीसरा है रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, चौथा है उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि कहानी भी सुनना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित भी करना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। व्याख्या है कि कल्पना के विकास के लिए निम्न कार्य अति आवश्यक है: ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनना, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना और समाजीकरण होना चाहिए। ये सभी चीज़ जो है कल्पना के विकास के लिए बहुत ही सहायक है। इस वीडियो में जो है हम लोग 30 प्रश्नों को देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले भाग में जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक डिसलाइक और कमेंट करके, जिससे कि आगे भी जो है ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और साथ ही साथ जो है इसको शेयर भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।